पिछली श्रृंखला में हमने केदारनाथ सिंह पर विचार किया और यह जाना कि केदारनाथ सिंह 20वीं सदी के 60 के दशक के कवि हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 1932 में हुआ था। बनारस से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और पडरौना, गोरखपुर तथा दिल्ली में अध्यापन कार्य किया था। दिल्ली में रहते हुए इन्होंने अपने रचनाएं जारी रखी थी और दिल्ली से दूर होने के बावजूद भी गांव से इनका संपर्क टूटा नहीं था, बल्कि ये गांव से जुड़े हुए थे। गांव के दुख दर्द को तो ये समझते ही थे, लेकिन गांव से टूटे नहीं थे। इसलिए इनके अंदर गांव की टूटन का दर्द नहीं था, बल्कि गांव के समस्याओं का या ग्रामीण लोगों का ये बिंब प्रस्तुत करते थे। अपनी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने ग्रामीण परिवेश का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। यूँ कहें तो इन्होंने ग्रामीण और शहरी जीवन के अंतर को भी स्पष्ट किया है। इन्होंने यह बताया है कि ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में रहने वाले लोग भौतिक सुख सुविधाएं तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मानसिक रूप से उनके अंदर शांति नहीं होती है। उनके पास समय होता है, लेकिन उनके दुख दर्द को समझने वाला कोई नहीं होता है। जबकि गांव में रहने वाले लोग भले अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं या उसी में वो व्यस्त रहते हैं, इसलिए उनको अपने आसपास के घटनाओं की खबर नहीं रहती है या उसके पास उसके बारे में विचार करने का या उसको देखने का उनके पास समय नहीं होता है। इस कारण से अपने आप में व्यस्त होने के कारण वो अपनी जैसी भी जिंदगी है उसमें संतुष्ट रहते हैं या अपने बारे में विचार करने का उनको समय नहीं मिलता है। उनका बौद्धिक स्तर उतना उठा हुआ नहीं रहता है, इसलिए उनका जो भी ध्यान है वह अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में उसी भाग दौड़ में बीत जाती है। जबकि शहरी परिवेश में रहने वाले लोग या सुविधा संपन्न वर्ग जो है वो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन बौद्धिक आवश्यकताएं जो हैं उनको परेशान करती हैं या शहर में रह कर के भी गांव से वो जुड़े रहना चाहते हैं या दूर नहीं हो पाते हैं। और यह याद ही उनको कविता का धरातल प्रदान करती है। केदारनाथ सिंह भी गांव से जुड़े हुए थे और ये नई कविता के सिद्धहस्त कवि थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अब तक के कवियों ने ग्रामीण लोगों के दुख दर्द को अभिव्यक्ति प्रदान की थी, जबकि केदारनाथ सिंह ने ग्रामीण परिवेश का बिंब प्रस्तुत किया है, यानी चित्र प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए हम जगन्नाथ को देख सकते हैं, जिसमें जगन्नाथ का तो पहले भौतिक दैहिक चित्रण है, उसके बाद से नीम का पेड़, उसके पास बंधी हुई बकरी। इस तरह से इस रचना को पढ़ने से हमको गांव का एक चित्र दिखाई पड़ता है, जहाँ पर भी गांव के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं या पेड़ के नीचे बकरी बंधी हुई है। इस तरह का चित्र हमको इस रचना में दिखाई पड़ता है। तो यह भावनात्मक होने के साथ ही साथ इनकी रचनाएं चित्रात्मक भी हैं। अब हम नरेश सक्सेना पर विचार करेंगे। नरेश सक्सेना भी 20वीं सदी में 70 के दशक के कवि हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1939 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने जबलपुर से अपनी शिक्षा प्राप्त की, कलकत्ता से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद से उत्तर प्रदेश में उप जल प्रबंधक रहे। उसके अलावा भी अनेक पदों को इन्होंने सुशोभित किया। ये 70 के दशक के कवि हैं। ये शिक्षा पेशे से तो इंजीनियर थे, लेकिन इनके अंदर साहित्यिक अभिरुचि या जो कवि की सहृदयता जो है वो भी इनके अंदर वर्तमान थी। इसलिए इन्होंने
आसपास के परिवेश का तो चित्रण किया सो किया है, इन्होंने व्यक्ति के अंदर भी झांकने का प्रयास किया। इन्होंने न किसी के इन्होंने रचनाएं तो अनेक लिखी, लेकिन उसके प्रकाशन के प्रति वो ये खास नहीं थे, इसलिए जितनी रचनाएं इन्होंने लिखी उतनी प्रकाशित नहीं हुई। फिर भी इनकी रचनाओं में वही बात है कि ग्रामीण परिवेश का नहीं बल्कि व्यक्ति का चित्रण है। इन्होंने व्यक्ति के अंदर झांकने की चेष्टा की, मनुष्य के अंतर्द्वंद को इन्होंने अभिव्यक्ति प्रदान की, और यही कारण है कि यह अपने समय के रचनाकारों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उदाहरण के लिए हम इनकी रचना पृथ्वी को ले सकते हैं, जिसमें इन्होंने पृथ्वी की तुलना एक नारी से की है, जो कि नारी सतत गतिशील रहती है। वह एक रूप में, पृथ्वी की तरह एक रूप में अनेक भूमिकाएं निभाती है, दोहरे चरित्र को जीती है, ऊपर से खुश रहती है, नीचे अपने अंदर अनेक दुखों को दबाए रखती है। जिस तरह से पृथ्वी के अंदर लावा फूटता है, उसी तरह से औरत के अंदर भी बहुत सारी भावनाएं, दबी कुचली इच्छाएं रहती हैं, जो कभी कभी प्रकट होती हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि, या इससे हमको पता चलता है कि नरेश सक्सेना ने वातावरण से ज़्यादा मनुष्य के अंदर की भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान की, यानी कि उनकी संवेदनशीलता जो है वह उच्च शिखर पर पहुंची हुई है। वो लोगों के दुख सुख से अंदर से जुड़े हुए हैं, और यही उनको अन्य रचनाकारों से अलग करती है। अगली श्रृंखला में हम इनकी रचना पृथ्वी पर विचार करेंगे। तब तक अगर यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पुनः मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।